हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, जैसा कि जान ही रहे होंगे कि यहाँ तेजस सीरीज के तहत जो है रोज़ क्यूज कराया जाता है और होमवर्क से ही क्यूज कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्यूज होता है वो होमवर्क से ही होता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी लोग क्यूज में रेगुलर बने रहते हैं उन सब का जो अपना अपना तैयारी भी देखने को मिल रहा होगा कि जो भी लोग नया नया एग्जाम दे रहे होंगे और कुछ लोग जो कि कल 64 पोस्ट वाला दरोगा का एग्ज़ाम देने गए होंगे और करंट जो यहाँ कराया जाता है, अगर करंट रेगुलर किए होंगे तो उनसे पता चल रहा होगा कि कैसे क्यूज में तैयारी किया जाता है और कैसे जो भी लोग तैयारी किए होंगे उनका अपना लेवल देखने को मिल गया होगा। तो यही सब बात है। और उसके बाद जो भी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो में कमेंट भी किया कीजिए ताकि पता चल सके कि जो भी लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और किस जिला से देख रहे हैं, ताकि यह जो है पता चल सकता है। तो थोड़ा लाइट का आज प्रॉब्लम भी है, सभी लोग अपना लाइट बांट लीजिए। तो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये जो है कावेरी नदी पर है। ये कावेरी नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो 98 मीटर है, यह कर्नाटक में है। और इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये जवाब देने वाले सबसे पहले स्थान पे आ जाए हैं ये शशि चंद्रा जी जो है, जो कि मानपुर गया बिहार से ही हैं। और उसके बाद इनका जवाब देखने के बाद जो है ना पूरा डाउट ही क्लियर हो जाता है। जो भी लोग नहीं भी जानते होंगे इनका जवाब, ये शशि चंद्रा जी ऐसे आदमी हैं, ऐसे साथी हमारे जो रेगुलर बने भी हुए हैं। और यह जो है स्टार मार्क लगा के इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो दे देते हैं। उसके बाद कुछ इसी तरीक़े से जो है नवीन कुमार जी भी हैं। उसके बाद एक MD जो हैं उसके चंदन जी हैं, उसके अभिमन्यु जी हैं और एक MD फिजिकल एकेडमी साहब जी हैं, वो भी हमारे रेगुलर जो है साथी बने हुए हैं और वह भी जो है रेगुलर इस पर मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद गुड्डू लाल जी हैं और ये विक्रम राठौर जी हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक इतने ठंडे में बने रहते हैं और क्यूज को पूरा देखते हैं और इसका एक FMSC को अपने परिवार के अंग मानते हुए डेली का जो रूटीन होता है उस रूटीन के तहत जो है अपना वीडियो को देखते हैं। तो यही सब बात है। और कल का जो होमवर्क दिया गया था उसको आज सबसे पहले लेके आएंगे और कुछ करंट जो है इससे रिलेटेड बनने वाला है, उस करंट को भी लेके आए हैं। उससे मतलब दोनों साथ ही लेके चलेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्यूज के अंत तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और लाइक करने के बाद कमेंट भी किया कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो क्यूज स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी वह कौन थे? विद्याधर बनवार। ठीक है। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर थे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। ठीक है, आवाज़ जा रहा है ना पीछे? ठीक है, लाइट नहीं है लेकिन आवाज़ जाना चाहिए। अगला 12th फेल देखिए ना, स्ट्रीट पढ़ता है लोग सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सम्राट अशोक किए थे। और ये किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइए, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों पर रामायण नामक किस ग्रंथ की रचना की थी? बोधचरित की। और रामायण लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि। ये संस्कृत में लिखे थे शायद ना, और संस्कृत को हिंदी में अनुवाद रामायण कौन किए थे? जिसको रामचरितमानस भी कहते हैं, तुलसीदास जी किए थे। ठीक है, तुलसीदास किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था? ये ठीक है, तक्कोलम का युद्ध है। बोलने में आवाज़ फंस रहा है लेकिन ऑप्शन देख के मार देंगे। वो तक्कोलम का युद्ध है। ठीक है। बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी कि किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा। और इसका निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। ठीक है। बताइएगा, दिल्ली में कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत शिकन कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह को जो है हिंदू मंदिर और मूर्तियों तोड़ने के कारण जिनको जो है बुत शिकन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और वो डिजाइन देने वाले थे वो कौन थे? उस्ताद ईसा थे। लुटियंस उस टाइम में कहाँ थे? लुटियंस का कहाँ नाम ले रहे हैं? उस टाइम के लुटियंस वो थे, ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो क्षेत्र मराठे के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वराज कहते हैं। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, बाल गंगाधर। हाँ, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। बताइएगा, ठीक है। और किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799। और वायसराय कौन थी समय? बेलेजली थे। लॉर्ड बेलेजली थे 1799 में। ठीक है। बताइएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। और कहाँ के शासक थे ये? मैसूर के। मैसूर कहाँ पड़ता है अभी? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? पीएन बापट। पीएन बापट जो है ना बम बनाने के लिए जो है वो आपको पेरिस गए थे। अभिनव भारत का स्थापना करने वाले थे बीडी सावरकर। वो HRS से अलग है सर जी। बताइएगा ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? 1915। 1915 में दिए थे और इसको वापस कर दिए थे गांधी जी। कब कर दिए थे? 1919 में ही जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है इसको जो है क्या कहते हैं कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे। और राय बहादुर की उपाधि कौन वापस कर दिए थे? जमनालाल बजाज। और नाइटहुड की उपाधि कौन वापस कर दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तीनों जो है ना अपना अपना उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को आया था। 27 में गठन हुआ था और 1928 को ये भारत आया था। और इसको भारत में कौन सा कमीशन कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसको जो है साइमन कमीशन भी कहा जाता था। और इसको व्हाइट मैन कमीशन किस लिए कहा जाता था? हाँ, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे ना वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह भाखना। और दरोगा में पूछ लेता ना विनोद जी क्वेश्चन, ये पूछ लेता आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला क्वेश्चन बताएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। बताइएगा पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जो है वो जन्मदाता थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस ऑपरेशन के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत चोटी के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑपरेशन 0 आवर को। और ये 0 आवर जो ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को। और किस लिए ये मतलब गिरफ्तारी कर लिया गया था? ये विरोध कर रहे थे। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वो स्टार्ट हुआ था, उसलिए जो है सभी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उसमें उसको उठा के रख दिया गया था। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताइएगा इसमें जो है गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल ओ डायर जो आदेश दिया था। और इसका सहयोग करने वाला कोई भारतीय था, उसका नाम हंसराज जो है वो बताए थे जाके कि सभी लोग जो है ना जनरल डायर को ये बताने वाला हंसराज था कि जाइए आप लोग वहाँ सब मिलके जो है मीटिंग कर रहा है। अब बस वहाँ गया उड़ा दिया सबको। अगला क्वेश्चन बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और एक TP सप्रू भी थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है बम कब फेंके थे असेंबली में? हाँ, 1929 में जो है बम फेंके थे। और बम जिस समय फेंके थे उस समय उस असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। बहुत अच्छा जवाब छोटू जी द्वारा पीछे से आवाज आ रहा है। विट्ठल भाई पटेल जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। और ये बम फेंके थे उस समय कौन नारा लगाए थे? जय हिंद। जय हिंद का नारे लगाए थे। वो बोले थे कि बहरों को सुनाने के लिए जो धमाका का होना जरूरी है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे। ठीक है ना, वो पर्ची में लिखा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने थे? पहले क्रम के राष्ट्रपति बने थे। और इनका चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? ये इनका चुनाव जो है वो संविधान सभा के द्वारा जो है इनका चुनाव किया गया था पहली बार। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यह कथन किसका था कि राज्य के नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा के अनुसार जो अदा करेगी? KT शाह का कहना था कि मतलब DPSP एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपने हिसाब से डील करेगा उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति के पद पर जो उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने होते हैं? 50-50 होते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसी पद्धति होती है? एकल संक्रमणीय जो है वो पद्धति होती है। ठीक ना। और इसमें कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं? जितना भी मतलब हाँ लोकसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लेते हैं। और 2 UT भाग लेता है। उसमें कौन सा 2 UT भाग लेता है? दिल्ली और पुडुचेरी की जो 2 UT है वो भाग लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री थे। तो वहीं पे सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी होते हुए भी जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे।
हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। और अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और सबसे पहले मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकानिया यानी HC जकानिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये कैमे कर्म के हैं? ये अभी 50वें कर्म के। बताइएगा, ये अभी हाल ही में चर्चित में रहे रंजन गोगोई साहब, जो जिनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। ये कैमे कर्म के मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, 46वें कर्म के थे। और यह इसलिए चर्चित है क्योंकि ये राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश के 5 जजों के बेंच में प्रथम मुख्य न्यायाधीश यही थे, इसलिए यह जो फेमस में है। और इनको असम वैभव पुरस्कार भी मिला हुआ है। और असम सौरभ पुरस्कार किसको मिला है? हिमा दास, जो कि असम के ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उनको जो है असम सौरभ पुरस्कार मिला है। और असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को मिला है। बताइए, इससे पहले असम वैभव पुरस्कार किसको मिला था? तपन सेकिया को मिला था। ठीक है ना। और केरल ज्योति पुरस्कार किसको मिला है? ये टी पद्मानंद है। टी पद्मानंद को जो है केरल ज्योति पुरस्कार, जो केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। बताइए, बिहार का पुरस्कार जिसमें बिहार केसरी है वो किसको दिया गया है? खान सर को दिया गया है। ठीक है, बिहार केसरी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहारी पुरस्कार वो माधव हांडा साहब को दिया गया। ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ये हंसा मेहता जो प्रस्तुत करने वाले थे। ठीक ना। और इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 129 को। और सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक ना। और ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और यह सर्वोच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद में है? 124 में। ठीक ना। और इसको अभिलेख न्यायालय कहा गया 129 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, कब से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं, अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में था। इससे पहले जो था कौन सा आयोग था? वो योजना आयोग था। और अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। ठीक ना। और मतलब CEO कौन है इसके? DVR सुब्रमण्यम साहब है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250 यानी 250 सीट हो सकती है। और इस राज्यसभा के सीटों का जो वर्णन है किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 4 में किया गया है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। ठीक ना। और तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ ग्रहण है। और वेतन किस अनुसूची में है? दूसरा में। और पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, SC ST वाले हैं। और 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची है, मतलब केंद्र और राज्य का सूची जो आता है, संघ सूची और संवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों सूची का शक्ति का वर्णन है। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार से है, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं में नगर पालिका है। ठीक है। और उसमें कितना विषय है? 18 विषय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह कौन सा तंत्र है? तालाब है। तालाब में उलट जाता है। बताइएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसमें नामीबिया से कितना चीता ला के रखा गया था? 8 गो। 8 गो में कितना फीमेल थी? 5 गो फीमेल थी और 3 गो मेल थी। 3 गो मेल था, जिसमें एगो फीमेल सासा की जो है वो मृत्यु हो गया था। आशा नहीं, सासा। आशा उसमें SPD में सासा लिख लिया सर। ठीक है। बताइए, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। और किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, मरुस्थलीय प्रदेश का एक ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है। सुनिएगा, ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना पानी पिए रह सकता है। कंगारू चूहा। कंगारू नहीं, कंगारू चूहा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसको उत्सर्जित करता है, उसको ठोस के रूप में बना के रखता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्ट्रोजोना का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। बहुत अच्छा जवाब। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। और किस राजस्थान में है? राजस्थान में ही है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, जूट उद्योग का पहला कारखाना कब खुला था? 1855 में खुला था। और कहाँ खुला था? बिसरा में खुला था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या होता है?
सौर ऊर्जा है। ठीक है, बताइएगा ओजोन परत की क्षमता का, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम कौन लगाए थे? जोसेफ फॉरमैन लगाए थे। और इसकी ऊंचाई मोटाई किसे मापते हैं? डॉब्सन यूनिट से मापते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था ओजोन परत के लिए 1987 में आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे संबंधित था ये? ओजोन परत से। और कनाडा में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ओजोन प्रोटोकॉल नहीं था वो। बताइएगा वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है, वह कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र की वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? दहन और श्वसन। दहन और श्वसन। बताइए अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई थी जिससे 16 लोगों की जान चली गई थी? ये जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम में। अमरनाथ धाम में जो है डेट मतलब उत्तराखंड में भी बादल फटा है, लेकिन इसमें डेट दिए हुए हैं कि 8 जुलाई 2022 को जो बादल फटा था ना, उसमें जो है 16 लोगों की जान चली गई थी अमरनाथ यात्रा में। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर का यात्रा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक अध्ययन के अनुसार कौन सी ज्वालामुखी 2022 में विस्फोट हुआ था जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में क्षति हुई थी? टोंगा ज्वालामुखी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, UNO द्वारा। अगला क्वेश्चन देगा कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8850 है। तो सबसे अधिक गहराई वाला कौन सा है? दरियाना गर्त। कितना मीटर गहराई है ये? 11022। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने % भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.30% जो है इस पे महाद्वीपों का जो है विस्तार पाया जाता है। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर, तो किम्बरले को किस नाम जाना जाता है? हीरे का नगरी से जाना जाता है। हीरे का नगर है ये। बताइएगा मालाबार तट पर अनेक पश जल हैं जिसमें स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? क्याल कहते हैं। क्याल। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। कहाँ पड़ता है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्गीस कुरियन का संबंध किस क्रांति से था? श्वेत क्रांति से था। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में हुई थी। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 को। और GATT गेट की स्थापना कब हुई थी? 48। हाँ ठीक है, 48 में हुआ था। ठीक है, बताइए किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ कहते। ठीक है, बताइएगा पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? PC महालनोबिस। और इनके जो है ना कौन से मॉडल पर? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इन्हीं का जो मॉडल है उसी निर्धारित था वो। बताइएगा मानव विकास का सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? महबूब अल हक, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। और इसका नक्शा में किस प्रकार का है? कुत्ते का आकार का है। बताइएगा जीन का खोज कौन किया था? जीन शब्द का जोहानसन किए थे। काली मौत की, हाँ जीन शब्द हम बोल रहे हैं, सुनिए ना पहले। जीन शब्द का खोज कौन किए थे ये बोले? जोहानसन। ठीक है, किसे काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। कार्य का समय मात्रा क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का इकाई है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। ठीक है, अग्निशामक वस्त्र जो है किसे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में जो है ना वो नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मशीन कोड में उच्च स्तर और निम्न स्तर के भाषा को मिलाने क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ठीक ना, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा भी ये। और ये अनुवादक भी करता है। जैसे आप कुछ जो बोलते हैं ना, अगर आपका भाषा नहीं भी समझता है तो भी जैसे उसका आंसर दे देता है। वो कंपाइलर लगा रहता है कंप्यूटर में, जो आपकी भाषा को उसके भाषा के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है और फिर वो उसी को कंपाइलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। उल्टा क्वेश्चन दिए इसमें। बताइएगा अशुद्ध कपूर किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? उर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बालक में शर्मीलेपन और प्रौढ़ता के अभाव में उजागर होने वाला कौन सी अवस्था है?
पूर्व किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से पहले की जो अवस्था है ना उसको पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं। 6 से 11 ठीक है। बताइएगा इस बार जो NEP 2020 आया है उस कौन से आयोग पे आया है वो, किसकी अध्यक्षता में आया? ये कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में आया। और शिक्षा पद्धति वाला NEP बोले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसका जो है मॉडल कौन सा है? 5 53 34 5 + 3 + 3 + 4 53 34। इससे पहले वाला कौन पर था? 10 23 यानी 10 + 2 + 2 + 3। और कौन सा आयोग था वो? कोठारी आयोग। और 2020 वाला जो है वो कस्तूरी रंजन का आयोग में आया था। बताइएगा नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 में की गई थी। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी प्रजाति? मक्का का है। बताइएगा खेत में नीम लोपित यूरिया से क्या लाभ होता है? कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत जवाब होगा इसका। फसल के उपजाऊ में वृद्धि होता है। यूरिया लागत में 10 से 15% की बचत होता है। बताइएगा आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। बताइएगा पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का किया जाता है। यूरोप में आलू की पैदावार की शुरुआत किसने की थी? स्पेनिश ने की थी। स्पेनिश ने की थी। बताइएगा मृदा रहित कृषि को कौन सी कृषि कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, यानी वो जल में होता है। ठीक ना, मृदा रहित मतलब मृदा रहेगा नहीं, मतलब जल में ही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेड़ों की कतारों के बीच जो फसल उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सी प्रणाली कहते हैं? तोंगिया प्रणाली। तोंगिया प्रणाली कहते हैं उसको। बताइएगा ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? निरंतरता होता है, निरंतरता। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। शतरंज के खेल में कितने बोर्ड होते हैं? 64 बोर्ड होते हैं। और हाथी घोड़ा इसी में होता है। बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड। इसमें कितना स्थान था भारत का? चौथा स्थान था। पदक कितना था? 61 गो पदक था। 61 गो पदक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 22-16 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा पेनाल्टी किक शब्द किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल। पेनाल्टी किक वो होता है जब आपका जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, आपका हैंड लग जाएगा ना, उसको हैंडबॉल कहते हैं। उसके बदले में आपको जो आपका अगेंस्ट टीम है उसको एक बॉल करने का मौका दिया था, एक गोल करने का ऑप्शन दिया था, उसको पेनाल्टी कहते हैं। और एक किक मार के वो एक किक में आप वो गोल कर दे या आप उसको रोक लीजिए, उसी को पेनाल्टी किक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा IPL भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता कब स्टार्ट हुआ था? 2008 होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? 1894। डेट बताइएगा। ओलंपिक डे भी मनाया जाता है 23 जून 1894। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय खेल में अंतर्राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया था? 1934। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है। बताइएगा ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। बताइएगा ठीक है HTTP TCP IP और UDP में कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP। ठीक, गहन अध्ययन करके आए वो आज HTTP ऑप्शन देने पर भी बता देते हैं वो। बताइएगा रजिस्टरों में संचित डाटा को निष्पादन ऑपरेशन क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। बताइएगा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया तो उसका नाम क्या था? किस कंपनी का था वो? इप्सन का था। इप्सन का, HP नहीं, इप्सन का था। जिसका अभी प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर अभी खूब चलता है इप्सन का। बताइएगा सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय, इसका मतलब क्या है? सिस्टम को बूट कर रहे हैं मतलब हाँ, सिस्टम को फिर से लोड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10 के पावर 9। गीगाबाइट में 10 के पावर 9 बाइट होते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है हेमोपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन थे। ठीक है। इनका पूरा नाम सुन लीजिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन। इसका शॉर्टकट में होम्योपैथिक से हैनीमैन याद रख सकते हैं। बताइएगा प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है जिसने 19 अप्रैल 1975 में जिसे प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को किया गया था। बताइएगा 3 अप्रैल। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? रहीमतुल्लाह, हाँ, पंडित विश्व नारायण धर। ठीक है, पंडित विश्व नारायण धर। और हुआ कब था ये? 1911।
और जनगण मन किस में गाया गया था? इसी में गाया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम वो किस में गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, और अध्यक्षता करने वाले रहीमतुल्ला सियानी साहब थे। बताइएगा राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली किया थे। मैकियावेली राज्य शब्द का, राज्य स्टेट। बताइए अगला क्वेश्चन है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अनेकजी मेंडर था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का ज्ञात सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप माजुली द्वीप। कहाँ है वो? असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा भी जो है वो भी उमानंदा, हाँ सही पकड़े हैं, उमानंदा द्वीप जो है वो भी कहाँ है? वही है, असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। मतलब बड़ा छोटा दोनों जो है वही है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसके राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया साहब। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और सप्त पैगोडा कौन है? ये सप्त पैगोडा जो आपको तमिलनाडु का रथ मंदिर है। और जो म्यांमार में है ना वो गोल्डन पैगोडा है। गोल्डन पैगोडा को जो ना म्यांमार कहा जाता है। वही ना हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? नागर शैली। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 161 फीट में है। ठीक ना। और इसके निर्माण करने वाले कौन है? वास्तुकार ये चंद्रकांत सोमपुरा साहब है। ठीक ना। और राम मंदिर का जो मूर्ति है, राम लला जी का मूर्ति है, उसको बनाने वाले कौन है? अरुण योगी राज है। अरुण योगी राज है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा राम मंदिर से क्वेश्चन जो ये बन सकता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह शब्द कौन बोले थे? B.A. स्मिथ। बहुत अच्छा जवाब, B.A. स्मिथ साहब बोले थे। ठीक है, बताइए किसने सोचा कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए था? आनंद साहब सोचे थे। ठीक है, बताइए किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोमपुरा, काम्बे और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था? ये विक्रमादित्य बोलिए या चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए, ये इन्हीं के द्वारा जो है मिला लिया गया था। बताइएगा वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसी यही ना टोपी सीसी के अपना जिंदगी चला रहा था। और इसको गद्दी पे बैठाने वाला कौन था? बलवान। ठीक है, बलवान जो है, ठीक बहुत अच्छा जवाब। बलवान जो है, पंखा उंखा बंद कर दीजिए, तो बगल वाला टिपी ना, बगल वाला बंद हो गया। ठीक है, उसको अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। अब जो ना पूरा उजला लग रहा है सब कुछ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महान, सुनिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज। बताइएगा वह महान मुगल सम्राट में, जैसे बाबर से लेके औरंगजेब तक चला था ना मुगल सम्राट, उसमें कौन से 2 सम्राट ऐसे थे जो कि राजकुमारी से पैदा हुए थे? जहांगीर और शाहजहां। ये मतलब राजपूत राजकुमारी से पैदा हुए थे। अगर राजकुमारी बोले तो हिंदू है, वैसे होगी तो बेगम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये जहांगीर और शाहजहां जो है ना, मतलब इनकी माता जो थी वो हिंदू थी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये था, इस क्वेश्चन का मतलब ये था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस व्यवस्था के द्वारा किसान को उनकी खेती का जमीन से अलग कर दिया गया था? ये आपको अस्थायी बंदोबस्त। और किसके शासनकाल में आया था? ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में था, यही ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था वो थॉमस मुनरो लाया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया था? अधिनियम बताइएगा। 1858 भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है ना। बताइएगा 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? शेर खां बना था। हाँ वही शेर शाह। ठीक है, लेकिन 1540 में आया था ना शेर शाह सूरी, लेकिन शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 तक था ना।
शेर खान। ये कब का क्वेश्चन है ये? कल के वाला। ये 22 वाला है। डेट नहीं दे है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हो सकता है बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? मलेरिया उन्मूलन से। और मलेरिया जो किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। और मादा एनोफिलीज मच्छर जो उसके वाहक होती है। और इसमें लिए किसके वृक्ष का छाल उपयोग करते हैं? सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसके छाल, जो जिससे कुनैन की दवा बनती है, वही ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी। और बता दें आपको कि कर्णम मल्लेश्वरी एकमात्र ऐसी भारतीय महिला है जो कि भारतीय महिला होते हुए भी जो ओलंपिक का पदक, कांस्य पदक जो है वो जीत के लाई थी। प्रथम महिला यही थी। और प्रथम में जो केडी यादव जो है वो ओलंपिक जो है जीत के लाए थे, ठीक ना? रजत लाया था। और ये कहाँ से लेके आई थी? शायद 2000 में लेके आई थी, ऑस्ट्रेलिया वाला में। और अभी जो है ओलंपिक में, अभी जो 2020 में हुआ है टोक्यो में, उसमें स्वर्ण पदक कौन लाए हैं? नीरज चोपड़ा। कितना भाला फेंके थे वो? 87.58 भाला फेंके थे ना, स्वर्ण पदक लेके आए थे। और लुसाने डायमंड लीग में कितना फेंके थे? 87.66 फेंके थे, ठीक ना? 87.66 लुसाने में। और एक जो ज्यूरिख डायमंड लीग जिसमें वो रजत पदक पाए थे, उसमें कितना फेंके थे? उसमें 83.30 फेंके थे, इसलिए वो रजत पदक हारे थे। और अभी तक का नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है वो अपना रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी तक वो जो है नीरज चोपड़ा 89.94 मीटर भाला फेंक चुके हैं। 89.94। और टोक्यो 19वां एशियन गेम जो हुआ है, जो हांगझाओ चीन में हुआ है, उसमें जो है ये नीरज चोपड़ा वो 88.88 मीटर भाला फेंके हैं, ठीक है? कितना भाला फेंकवाइएगा उससे? बहुत फेंक दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2001 में कागज रहित बजट पेश करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 2021 में, 2001 में बोल रहे हैं, 2001 में 2001 भी हुआ तो केरल नहीं सब ना। कागज रहित बजट पेश करने वाले, वो तो 2022 में ना केरल बना है। 21 नहीं, 21 होना चाहिए, ठीक है? बताइए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आएंगे आगे, भारतीय ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58। ये क्वेश्चन दे दिया है, पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल का निर्माण की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा संबंधी अवधारणा किस पे बल दिए थे? वो मानव निर्माण शिक्षा पर वे बल दिए थे। ये सब क्वेश्चन जो है ना देख लीजिए अच्छा से। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की संबंधित सुविधा देता है? 350 का ए। और वैसे राजभाषा है कितना अनुच्छेद में? 343 से लेकर 350 तक है ना। 343 में राजभाषा है वो हिंदी होगा, वो उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश किस आयोग में किया गया है? कोठारी आयोग। और 5+3+3+4 यानी 53-34 ये किस में होगा? कस्तूरी रंजन के आयोग में होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? ये मार्क्सवादी विचारधारा से वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। और ये इसी को ना विधि के समानता कहते हैं। और अवसर की समानता वो 16 में है। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण तो नाम हुआ ना, इसका रासायनिक नाम जो है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताइए गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के कारण, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा यदि पति का ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप कौन होगा? ए। हाँ ठीक है, आप क्लियर कर दिए। या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, कुछ ना कुछ होवे करेगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, सब में से कोई एक होवे करेगा। याद रखिए खास का आप इस दौर से भी गुजर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन द्वारा रक्त प्राप्त करता है? प्लीहा, ठीक है। देखिए मानव कान की
श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? 20 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताइएगा ब्लैक बोर्ड काला क्यों होता है? क्योंकि वो सब रंग को अवशोषित कर लेता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड काला होता है, इसलिए सरकारी स्कूल में करिया ब्लैक बोर्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखता है? वैदिकरण के कारण जो है वो अति रंगीन दिखता है। बताइएगा पानी की बूंदें तैलीय सतह पर क्यों नहीं चिपकती है? क्योंकि तेल जो है, क्योंकि चिपकने वाली बल की कमी रहती है। ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अपडेटेड क्वेश्चन एक पूछ दिया इसमें कि बिहार के वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्यों में से भौतिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर का अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 को सदस्य होते हैं ना। और इससे पहले कितना सदस्य होते थे इसमें 25 को होते थे पहले, लेकिन 1956 से जो है ना इसमें 30 को समिति कर दिया गया है। और टोटल समिति जो है इसमें कहाँ से आएंगे? वो टोटल लोकसभा से आएंगे। और प्राक्कलन समिति जो है उसमें कितना सदस्य होते हैं? उसमें 22 होते हैं। लोकसभा से कितना होते हैं? प्राक्कलन में 30 होता है, लोक लेखा में जो है वो 22 होता है। ठीक है, प्राक्कलन इतना बार बोले ना कि वही बोला गया। प्राक्कलन में 30 होता है जो कि टोटल लोकसभा से होता है। और सॉरी लोक लेखा समिति ना, लोक लेखा समिति में 22 होता है, 15 प्लस 7 टोटल 22। ठीक है, 7 गो राज्यसभा से। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गोरखनाथ बना पंजाब राज्य किस संबंधित है? मौलिक अधिकार संबंधित है। बताइएगा 1961 था। बताइएगा बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और बिहार विभूति किसको कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह कहते हैं। और बिहार केसरी कहते हैं श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? 108 के तहत होती है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव होना चाहिए? 6 महीना के अंदर। और हाल ही में विघटन हो गया है महागठबंधन का, जो कि हमारे पलटू चाचा जो एक बार फिर से पलट गए हैं। और ये जो है भारत का एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री हम बोल रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। चाहे उनके पास 20 को विधायक आए न रहे, 8 को विधायक आए न रहे, वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। और ये एक मात्र ऐसे भारतीय हैं और बिहारी हैं जो कि 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। याद रखिएगा, 6ठी बार पलटे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी VVI टॉपिक है ये सब, आप लोग भी याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठंड रखिए आप। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? ये जस्टिस SK पुट्टा स्वामी केस में कहा था। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस, केरल का ही केस था ये। बताइएगा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति से अध्यक्ष कौन थे? पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और कल क्वेश्चन क्या पूछा था विनोद जी? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया होंगे, जो कि 2026 से अपना शासनकाल में आएंगे। कल आप एग्जाम नहीं दिए थे? नहीं, कल शायद क्वेश्चन पूछले था ये। ठीक है, 15 वाला था ना, कल जो है ना 2024 का 3-4 करंट पूछे हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था। जो आदमी डीपली पढ़ेगा उसी को जो है ना फंसेगा रिजल्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार नेशनल कॉलेज के एवं उसके बिहार नेक्स्ट था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्त के अंतर्गत प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। बताइएगा सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किस पर इस पर नियंत्रण हुआ था? नरमपंथी पे। ठीक है ना, नरमपंथी को इसमें नियंत्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बताइएगा देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस लातेक उद्यान है। अब जो है ये जो मतलब क्या नहीं है, ये BPSC का जो सार संग्रह था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है ये SPD का जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। SPD का जो सामान्य अध्ययन है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। लोग का कमेंट आता है कि मतलब जवाब दे दीजिए कहाँ से आप कर रहे हैं, ताकि वो जो पढ़ के आते हैं ना उसके बाद जवाब देने में ठीक रहेगा। आप लोग बगल में किताब देख के आंसर नहीं बताइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा है कि बड़ा है? सबसे छोटा है। बताइएगा जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। पहला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू कितना परसेंट है? 80%, 80.5%। और मुसलमान कितना है? 13.4%। और सिख कितना परसेंट है? 1.8% है। और ईसाई जो है 2.3% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। हरियाणा और पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1966। और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 को हुई थी। क्या ये पुराना है? पुराना क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान का संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। संविधान का उद्भावना सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। बताइएगा बाबुल मंद संधि जो है वो किस सागर को जोड़ती है? लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। बताइएगा भारत में लगभग कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं? 29 बैंक जो है वो कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को जो है वो विश्व स्काउट दिवस जो है वो मनाया जाता है। बताइएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975। और कैमा संविधान संशोधन था? 37वां संविधान संशोधन था। और ये बनने वाला राज्य कौन था? 22वां राज था। और अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। सुक्खू है, सुखा देंगे आपको भी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? राज्य में कौन है? यूपी। और हेक्टेयर के मामले में पंजाब। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा ये सब। अभी बताइएगा भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से ली जाती है? संसद की अनुमति से। और संसद कहाँ? अनुच्छेद 3। ठीक है। क्वेश्चन जो बन रहा था भूल गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मुस्लिम राज्य की स्थापना बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन गौरी को माना जाता है। बताइएगा द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मैराथन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यूनान और ईरानियों के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? 490 में। ठीक है। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की। और हराने का मेन कारण कौन सा देश था? रूस। बताइएगा कौन से देश को पीत आतंक कहते हैं? जापान को। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अभी नगोया जो है जहाँ 20वां एशियन गेम होने वाला है कहाँ पड़ता है? जापान में ही पड़ता है। नगोया प्रोटोकॉल भी। ठीक है। हाँ। बताइएगा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की। ना, नदियों के बीच की भूमि, जिसको दुआब भी न कहते हैं। दुआब। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बताइएगा सिकंदर के गुरु अरस्तु को किसका पिता कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है। बताइएगा यूनान का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? पेरिक्लीज के शासनकाल को यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन बताइएगा इटली की गंगा को क्या कौन सी नदी कहते हैं? वो नदी कहते हैं। ठीक है। अब जो है स्पीडी का साइंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें कवर लगा लेने दे सकते हैं। बताइएगा पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद ये 62 में दिखाई पड़ेगा। ठीक। अब और कुछ बोलने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तरंग ठोस द्रव और गैस सभी माध्यम से उत्पन्न होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताइएगा उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है, काला। ठीक है, जैसे आप हैं अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं, मैक संख्या। बताइएगा तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर करता है। बताइएगा किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब पूरा चाहिए तो समतल दर्पण कैसा होना चाहिए? वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
देखिए प्रस्रव तरंग को दो जीव सुन सकते हैं, कौन कौन? कुत्ता और चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैस में कम होती है। और सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या काम होता है? पेट्रोल और हवा को मिलाना, ठीक है ना। बताइएगा स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में जो जानवर भेजा गया था, वो जानवर कौन था? लाइका नाम का कुतिया थी, जिसको रोड से उठा के भेजा गया था। उसको जो है ना प्रैक्टिस कराया गया, उसको रखा गया, फिर उसको भेज दिया गया, जो कि मरिए ज्ञान थी। बताइएगा बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, मंगल का 2 ये है, आप कहाँ रखिएगा? बताइए किस पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। अगर लिफ्ट में व्यक्ति का भार सबसे अधिक कब महसूस होता है? जब लिफ्ट जो है वो ऊपर जाएगा। और सबसे कम भार का महसूस होगा जब लिफ्ट जो है नीचे आएगा। अगर बताइएगा भारहीनता की स्थिति कब होती है? जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा, उस समय भारहीनता का स्थिति होता ही है और जिंदगी का भी स्थिति खत्म हो जाता है। पता ही चला कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सो अगला क्वेश्चन बताइएगा दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर का। जल का न्यूनतम और अधिकतम जो घनत्व है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गेंद जो स्पिनर करता है वो किस प्रमेय पर आधारित होता है? बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय जो है उसके कारण गेंद जो है स्पिन होता है, ठीक ना, उसके सिद्धांत के हिसाब से। बताएगा किसी व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो रोज चलता है, सुन लीजिएगा। 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसको कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन जो है बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में वो लाउड स्पीकर बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस होता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। चश्मा कौन ने पहन का है? तो ये हो गया स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान था वो खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो 60 संग्रह महेश वर्णमाल वाले हैं वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होमवर्क में दिया गया था। और जो भी लोग वीडियो का अभी तक बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तो भी नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? रूस से, ठीक ना। और मूल कर्तव्य है कितना? अभी 11 को है। और 11वें क्रम का जो मूल कर्तव्य था वो कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या दिया गया है कि 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होना जरूरी है। ये 11वां जो है लेटेस्ट जुड़ा है। और कहाँ से जुड़ा है ये? मतलब मूल कर्तव्य जो जुड़ा है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। हंसिए नहीं, कभी कभी बोलते जो है ना तो हो जाता है, ऐसा समझ रहे हो सब लोग। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखना है? भाग 4 का 1 में, ठीक है। बताइएगा मूल कर्तव्य जो है किस समिति द्वारा लिया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब आई थी ये? 1976 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया कि 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी माना जाता है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, यह अनुच्छेद किसमें है? 51 का ए में है। 51 के ए में जो है वो महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसी में नकाबे में है, वही ना विदेश नीति। और 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। बताइएगा मूल कर्तव्य किस पे लागू होता है? केवल नागरिक पर, जो मौलिक अधिकार ले रहा है उसी पे मूल कर्तव्य लागू होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में ऐसा कहा गया था? ये ठीक है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में आया था। लगे ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य का डीपीएसपी जो है संविधान के कितने भाग में है? भाग 4 में है, ठीक है। यही है क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब ये खत्म हो गया है ये
अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उससे स्टार्ट होगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जो कृषि विभाग के लिए वो स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? दौलताबाद स्थानांतरित किए थे, दिल्ली से दौलताबाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक में। कब आया था ये? 1333 में आया था, ठीक है। और इसको जो है 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था, चीन भेज दिया था। बताइएगा इब्न बतूता जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहल्ला नाम का पुस्तक लिखा था, ठीक है। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी में अनुवाद किया था? जिया नक्शवी एक ऐसा आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो संस्कृत कथाओं को जो फारसी में अनुवाद किया था। और इसी पुस्तक को तूती नामा, जिसमें तोता ए वीरहनी नायिका की कहानी सुनाता है जिसकी पति यात्रा पर गए थे, इसी को तूती नामा कहते हैं, तूती नामा पुस्तक। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस साधु को जो है दरबार में बुलाकर सम्मान दिया था? जिन प्रभु सूरी को, उनको सभा में बुला के सम्मान दिया था, ठीक है। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? 1351 में हो गई थी, जो कि सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी, ठीक है ना। थट्टा में उनकी ठहर गए थे वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का जो है ये दो भाई थे और किसकी स्थापना किए थे? विजयनगर की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1336 में किए थे। और किस वंश संबंधित थे ये? संगम वंश थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की थी? ये 1347 में। ये इधर 1336 में इसका स्थापना किया और बहमनी का स्थापना उधर जो है अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में किया था। अगला क्वेश्चन, ये महाराष्ट्र में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने क्या लिखा था? इससे छूट मिल गया सब। ठीक बोलते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उससे लोगों को मिल गई मुक्ति। मतलब ये इतना खतरनाक था, ये लिखा था बदायूं ने लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उससे लोगों को मिल गई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का जो है वो शिष्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में कौन सा कर लेने का आदेश दिया था? ये बहुत कर है, बता दें 4 कर है इसमें, ठीक ना। कर, खराज कर, खुम्स और जजिया और जकात, ये राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज अपने शासनकाल में लेने के लिए बोला था। बताइएगा इसमें वसूल करने का आदेश दिया था। हाँ, इसको 4 को छोड़ के सब माफ़ कर दिया था, ठीक है। 24 कष्टदायों को कर को समाप्त किया था। इसमें सुन लीजिएगा, खराज मतलब क्या होता है? लगान। युद्ध मतलब खुम्स मतलब युद्ध में धन में लूटा गया माल। जजिया मतलब क्या होता है? गैर मुसलमान से लिया वाला कर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जजिया लागू करने वाला मुसलमान शासक कौन बना था पहला? ठीक है, फिरोज शाह। हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, फिर से लागू करने वाला था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज है कितना भाग था? 1/10 था, ठीक है। बताइएगा फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने नहरों का निर्माण करवाया था? 5 नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? खिज खां 1414 में लेकर 1451 तक ये चला था। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? खिज खां थे, ठीक है। बताइएगा खिज खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का था। खिज खां जो तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र किसको कर भेजता था? हाँ, शाहरुख खान को कर भेजता था, ठीक है ना। शाहरुख को वो कर भेजता था। और खिज खां की मृत्यु कब हो गई थी? 1421 में। 1414 में यह सैयद वंश की स्थापना किया और 1421 में अपने निकल लिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खिज खां के बाद उसकी पुत्र जो है वह किसकी उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह जो था, मुबारक खां, वो शाह की उपाधि धारण किया था। बताइएगा यमुना के किनारे
मुबारकाबाद की स्थापना कौन किया था? मुबारक शाह। यही उसका बेटा जो खींच खां का था वही स्थापना किया था मुबारकाबाद का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये शाह जो है ना उसके बाद लगते ही आ गया, इसके नाम के टाइटल के आगे जो शाह लगना स्टार्ट हो गया था। देखिएगा सैयद वंश का शासन का लगभग कितने वर्षों तक चला था? 37 वर्षों तक चला था। सैयद के बाद कौन सा वंश आया था? लोधी वंश, ठीक ना। दिल्ली का ये अंतिम जो है लोधी वंश का, इसका अंतिम में था ये। लोधी का जो था इसका सेशन बताइएगा। 1351 से 1526 1451 से 1526। और लोधी वंश का स्थापना करने वाले कौन थे? बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी जो है ये दिल्ली पर अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय जिसको पहला जाता है, ठीक है ना। और ये 1451 19 अप्रैल 1451 को अपनी गद्दी पे बैठा था। बताइएगा बहलोल लोधी कौन से सिक्के का प्रचलन कराया था? बहलोल सिक्के का जो स्टार्ट जो है बहलोल लोधी करवाया था। वो बहलोल लोधी अपने सरदारों को किसकी उपाधि देकर पुकारता था? मकसद अली। वह जो है मकसद अली कह के जो अपने सरदारों को बुलाता था, मकसद अली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ सुनिएगा, बहलोल लोधी एक ऐसा शासक था जो कि सरदारों के खड़े रहने पर भी स्वयं खड़ा हो जाता था, ठीक ना, ये सम्मान दिया था उसको। बताइएगा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी। बताइएगा सिकंदर लोधी जो है कौन सा प्रचलन स्टार्ट किया था? गजे सिकंदरी। ये भूमि नापने के लिए जो है भूमि नापने के लिए जो है गजे सिकंदरी जो है वो स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नहीं है अब जो है लुसेंट का साइंस चलेगा जो कि साइंस स्पेशल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बल यानी वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर एफएस cos थीटा होता है, ठीक ना। बताइएगा 1 वाट बराबर कितना सेकंड होता है? 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा के बराबर क्या होता है? गति ऊर्जा बराबर ये हाफ MB² होता है। और P बराबर क्या होता है? mgh होता है। बताइएगा संवेग P बराबर क्या होता है? mb होता है, ठीक है। और PE यानी इसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं mgh। बताइएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सौर सेल करता है। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? हाँ डायनेमो करता है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर करता है, विद्युत मोटर। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन और विद्युत को ध्वनि में वो लाउड स्पीकर बदलता है। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये सितार, याद रखिए, मतलब यांत्रिक हाथ से काम करते हैं ध्वनि निकलता है ना। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में ये कौन बदलता है? ये मोमबत्ती का जलता है तो रासायनिक ऊर्जा को वो मतलब उष्मा ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदलता है। बताइएगा प्रकाश ऊर्जा को सिर्फ विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल। और उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वो जेट इंजन होता है ना उष्मा वाला, उस बदलता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन। और इस न्यूटन को कौन से पुस्तक से लिए थे? ये प्रिंसिपिया बुक से लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मतलब न्यूटन का जो नियतांक था G था ना, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। और F बराबर फार्मूला क्या था? वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर F बराबर m है तो बल का व्यंजक हो गया ना। F बराबर G × m1 × m2/r², जहाँ G एक नियतांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये क्या? अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। बताइएगा अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि जोड़ती है। और मन्नार की खाड़ी को बंगाली खाड़ी से कौन जोड़ती है? पाक जल संधि जोड़ती है, पाक जल संधि वो जोड़ती है। बताइए इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ती है? डोवर, ठीक है, डोवर है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कोरिया जोड़ती है। और आर्कटिक और बेरिंग सागर को बेरिंग जोड़ती है, बेरिंग। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जोड़ती है। और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से
ये तो आसान है। पाक जल संधि वो जलती है, पाक जल वो जलती है। क्वेश्चन दीजिए कल के लिए। ठीक है करंट में स्पीच दो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठंड रखिए आप लोग। बताइए अगला क्वेश्चन है, करंट से देख लेते हैं। नहीं जो होगा कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो चलते हैं। अच्छा ऐसा ही पूछ लेते, बोलिए ना। बताइएगा PSLV C58 से क्या छोड़ा गया है? कल क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एक्सपो सेट है, एक्सपो सेट जो है PSLV C58 से छोड़ा गया है। और C57 से क्या छोड़ा गया था? ये आदित्य L1 छोड़ा गया था। ये कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। पहुंचा कब था ये? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जापान बन गया। ठीक ना। और उसका नाम क्या था? मून स्नाइपर। जैसे चंद्रमा चंद्रयान 3 भारत छोड़ा ना, वो उसी प्रकार मून स्नाइपर कौन छोड़ा? जापान छोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 10% के लिए घोषणा की है। बताइएगा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटक में कर्नाटक में वो दर्ज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कहाँ था ये? कर्नाटक में। और उसका नया नाम क्या हो गया है? किसका नाम नया नाम नहीं हुआ है ना? वो नया दूसरा नाम है। सिद्धुदास स्वामी जो है वो इससे बड़ा रेलवे स्टेशन हो चुका है अभी। अगला क्वेश्चन बताइए, 1507 मीटर है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान चुना गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया व्यास सम्मान के लिए। और ये 32वें क्रम का था। और 33वें क्रम का व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। पुष्पा भारती को मिला है। याद रखिएगा इसको, यही है यादें और तेरी यादें के लिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ठंड रखिए। G20 फुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में बताइएगा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश कौन बन गया है? भारत बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? चार है। और इसमें भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान 8वां है, सिर्फ 8वां है। 8वें स्थान पे भारत है। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली महिला साक्षरता दर कितनी % बढ़ गई है? 9% बढ़ गई है। 9%। बताइएगा सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया है। बताइएगा 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एरिक गॉसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? ये भारत में ही नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT-4 को किसने लॉन्च किया है? बहुत अच्छा जवाब। अंतिम क्वेश्चन नवीन जी के द्वारा जवाब आया कि OpenAI के द्वारा जो है ये ChatGPT-4 जो है ये OpenAI लॉन्च किया है। तो आज का क्लास यही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बगल में जो है ना वो नोटिफिकेशन बेल जो आता है, इसको घंटी कहते हैं, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जैसे ही 8 PM ये वीडियो यहाँ डलाता है FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल के लिए क्वेश्चन जो है वो सासाकावा पुरस्कार जो है इसमें कितनी राशि मिलती है? सासाकावा पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है और यह पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा कि सासाकावा पुरस्कार जो है इसमें कितनी राशि मिलती है और सासाकावा पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। खास करके वो ऐसे लोग जो पूरा अच्छा से हिंदी में जवाब देते हैं, अच्छे से कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। और जो भी लोग वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दबाए कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन और मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।